नमस्कार दोस्तों, डीपी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। यहाँ आपको यूपी टेट सी टेट से संबंधित सारी वीडियोस मिलेंगी। तो आइए देखते हैं आज की वीडियोज। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। पहला स्क्रीन पर क्वेश्चन है, कह रहा है कि माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है। तो बहुत सारे डाउट्स क्लियर करेंगे आज इस वीडियो में। माध्यमिक स्तर पर अंकगणित शिक्षण विधि है और एक क्वेश्चन आता है कि अंकगणित के अलावा एक रेखा गणित होता है। रेखा गणित किस पर आधारित होती है, अंकगणित किस पर आधारित होती है? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शंस पे ये क्वेश्चंस लगते हैं। प्रायोगिक विधि, यानी प्रायोगिक विधि का मतलब होता है कहीं ना कहीं चीजों को करके सीखना। क्लियर। विश्लेषण व संश्लेषण विधि, विश्लेषण संश्लेषण में क्या फर्क होता है? संश्लेषण विश्लेषण का उल्टा होता है। जैसे आगमन और निगमन, यानी इंडक्टिव और डिडक्टिव एकदम से पूरा अंतर होता है। जैसे संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में उस चीज को अलग अलग तरीकों से देखें और बाद में विश्लेषण में इनको एक तरीके से देख लिया जाए। आगमन और निगमन विधि क्या होती है? निगमन विधि चलती है आपके रूल टू एग्जाम्पल और आगमन विधि चलती है आपके एग्जाम्पल टू रूल। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहां पर अंकगणित की बात करी है। आगमन और निगमन विधि दोनों का सिस्टम होता है। जब भी हम छोटे स्तर की बात करते हैं तो छोटे स्तर में केवल हम निगमन विधि की बात करते हैं। अगर वर्तमान में कक्षाएं जो चल रही हैं वो निगमन विधि पर आधारित है तो उपयुक्त सभी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रायोगिक विधि वहां पर नहीं होती है और विश्लेषण विधि का भी अभाव होता है माध्यमिक स्तर पर। तो आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर सी चला जाएगा। हासिल का या हाथ का लगा, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, हाथ का लगा भी हासिल कहा जाता है। ठीक है, तो हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाला कौन था? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं क्या राइट आंसर जाएगा आपका। मैं देख लेता हूं एक बार ऑप्शंस आपके। बहुत बढ़िया गाइस, बेहतरीन। हाँ जी, देखिएगा कि हासिल का या हाथ का लगा संप्रत्यय को गणित में सर्वप्रथम देने वाले श्रीधर थे। अब यहां से दो तीन क्वेश्चंस आपके आते हैं। कैसे आते हैं? ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आते ऐसे हैं कि देखिएगा, ब्रह्मगुप्त की बात करें तो ब्रह्मगुप्त ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था कुहक, और एक आर्यभट्ट है और आर्यभट्ट ने लिखा था 10 गीतिका। तो दो क्वेश्चन बहुत बार ये पूछे जाते हैं कि 10 गीतिका किसने लिखा है? तो आर्यभट्ट ने लिखा है। ब्रह्मगुप्त ने क्या लिखा है? कुहक नामक ग्रंथ लिखा है। मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूं और 10 गीतिका भी आपका मैथमेटिक्स से रिलेट करेगा। हासिल का सिस्टम जो अभी तक आया है, हम लोग हासिल की बात करते थे कि ये कितना हुआ, ये कितना हुआ, तो आज तो जान गए ना हासिल का संप्रत्यय किसने दिया है? श्रीधर ने दिया है। ब्रह्मगुप्त ने कुहक नामक ग्रंथ लिखा है गणित में, आर्यभट्ट ने 10 गीतिका नामक ग्रंथ लिखा है। ठीक है, ये चीज आपको पता लगानी है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है स्क्रीन पर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? कि छात्र वृत्त तथा गोले में तुलना करता है, वह किस उद्देश्य की पूर्ति करता है, यह आपको बताना है। हाँ जी, मैं आंसर चेक करता हूं, तब तक ऑप्शंस पढ़िए आप। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन गाइस। ऑप्शन है आपके ज्ञान है, अवबोध है, कौशल है, ज्ञानापयोग है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं एक वृत्त और गोले की, वृत्त और गोले की, तो वृत्त क्या होता है? वृत्त होता है 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल होता है आपका गोला। ठीक है, तो अगर सिंपली अगर हम देखें, यहां पर सिंपली देखें कि छात्र जो है वृत्त गोले और वृत्त में और गोले में तुलना करता है, तो वो कहीं ना कहीं अवबोध के कारण करता है। अवबोध क्या होता है? अवबोध होता है दोस्तों यहां पर विवेक, विवेक होता है। ठीक है, तो विवेक और ज्ञान के अनुस्वरूप, ज्ञान अलग हो गया, जो विवेक होता है ना, छात्र उस टाइम अगर आपके सामने एक गोला रख दिया जाए, ये देखो गोला होता है, ठोस होता है, और ये वृत्त होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, ये 3 डायमेंशनल होता है। तो अगर उस टाइम आपसे कह दिया जाए, एक आपको वृत्त रख दिया जाए और एक गोला रख दिया जाए, तो आप क्या करोगे? तो उद्देश्य की पूर्ति है दोस्तों आपके विवेक की, अवबोध की। तो आंसर चला जाएगा बी ऑप्शन के साथ। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ये क्वेश्चन गलत हुआ होगा बहुत सारे बच्चों का। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण करा रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, बेहतरीन गाइस, बेहतरीन। पढ़िएगा, आंसर दीजिएगा। एक अध्यापक गणित शिक्षण में अवरोही क्रम का अनुसरण कर रहा है, वह किस विधि से प्रेरित है? देखो, अवरोही क्रम का मतलब होता है, आरोही क्रम कहीं ना कहीं आप कहते हो, ये चीजें चले जाते हो छोटे से बड़े की तरफ। अवरोही क्रम का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ। ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। क्या आप ये जानते हो कि क्या ये प्रयोगशाला विधि है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये प्रयोगशाला विधि से रिलेट करता ही नहीं है। आगमन विधि और बच्चे निगमन विधि में परेशान होंगे, तो याद रखना यह है कि एक बच्चा जो एक अध्यापक से सीखना चाहता है वो अवरोही क्रम सीख रहा है, तो बच्चे को अध्यापक क्या कह रहा है? चीजों को जो आपके आसपास मौजूद है कक्षा में,
उन चीजों से सिखा रहा है अध्यापक, तो कहीं ना कहीं वो रूल फॉलो कर रहा है या एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है? रूल फॉलो कर रहा है। रूल की ये कक्षा आपकी निगमन विधि कहलाती है। तो आप सिंपली अगर कह सकते हो जो ऑप्शन नंबर डी है ना, वो आपका चला जाएगा। अच्छा, दूसरे तौर पर कैसे आंसर लगा सकते हो? आप ये सोचो कि वर्तमान में किस तरीके की कक्षाएं चल रही हैं। वर्तमान में निगमन विधि वाली कक्षाएं चल रही हैं, यानी पहले आपको रूल सिखाया जाता है और उसके बाद में उसका एग्जाम्पल दिया जाता है। ठीक है, तो अवरोही क्रम की वो धारणा समझा रहा है, स्टार्टिंग से बिल्कुल जीरो से लेकर शिखर तक समझा रहा है। तो वो अनुसरण इसलिए करा रहा है कि बाद में चीजें दिक्कत ना करें, यानी माइंड में चीजें बिल्कुल आपका माइंड फजल्ड ना हो। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। पहले आपका रूल होगा, उसके बाद एग्जाम्पल होगा। तो आगमन विधि बच्चों के लिए नहीं होता है, छोटे बच्चों के लिए नहीं होता है गाइस, ये भी आप जानते हो। ठीक है, आगमन विधि क्या होता है? एक वैज्ञानिक विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? अच्छा क्वेश्चन है, लगाएंगे। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। हाँ जी, देखते हैं कितने बच्चे आंसर कर रहे हैं। प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? इकाई विधि का, निगमन विधि का, संश्लेषण विधि का, आगमन विधि का? इस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं होने देना है मेरे भाई, इस क्वेश्चन को गलत नहीं होने देना है। रैजुल हसन एग्जाम्पल बाद में देंगे, अभी आपको लगता है कि मैं पहले एग्जाम्पल दे दूंगा। एग्जाम्पल देने का मतलब ही हो गया है आगमन विधि। तो एग्जाम्पल नहीं दिया जाता है, पहले हम चीज़ों को बोर्ड पर सिखाएंगे, बाद में हम चीज़ों को एग्जाम्पल से कराएंगे। ठीक है, ये छोटे बच्चों की बात है गाइज। तो प्रयोगशाला विधि क्या है? यहां पर आगमन विधि के साथ चली जाएगी क्या? बच्चे कह रहे हैं सर इकाई विधि के साथ चली जाएगी। यार सिंपल सी बात मुझे बताओ कि मैंने आपसे कहा है कि वैज्ञानिक विधि प्रयोगशाला विधि, वैज्ञानिक विधि होती है आगमन विधि। और वैज्ञानिकों का तौर तरीका किस पे रिलेट करता है? प्रयोगशाला पर कुछ करके सीखने पर रिलेट करता है। तो आगमन विधि नहीं हो जाएगी क्या? यार थोड़ा सा सेंस लगा लो मेरे भाई, संश्लेषण विधि कैसे हो जाएगी? संश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के, और यार आगमन विधि का मतलब होता है कि आगमन विधि एक वैज्ञानिक विधि है जो आपके एग्जाम्पल टू रूल की तरफ चलता है। ठीक है, तो ये चीज समझो मेरे भाई, परेशान मत हो। ठीक है, तो निगमन विधि चलता है आपका रूल टू एग्जाम्पल, और ये चलता है एग्जाम्पल टू रूल। ये चीजें बिल्कुल समझनी चाहिए आपको। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। तो आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जब भी प्रयोगशाला कहे, जब भी आपका कुछ भी कहे प्रयोगशाला से रिलेट आ जाए या फिर वैज्ञानिक विधि कहे, तो आपको यही मारना है गाइस। अब जैसे क्वेश्चन दिया है किसी खेल के क्षेत्रफल का जो है ज्ञात करना है, ज्ञान करना कराने में, यानी खेल का क्षेत्रफल यानी मैदान का क्षेत्रफल कर लो आप। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा गाइस? किसी खेल के क्षेत्रफल का ज्ञान कराने में आप एक शिक्षक या शिक्षिका हैं, क्या सहायता करेंगे आप? कौन सी सहायक विधि होगी? आगमन विधि होगी, निगमन विधि होगी, क्रिया विधि होगी, प्रदर्शन विधि होगी। सी टेट का क्वेश्चन लिया है मैंने, अन्य टेट के एग्जाम्स में भी ये फॉलो करेगा। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आपको एकदम से नोट कर लेना है कि किसी की खेल के क्षेत्रफल का या मैदान के क्षेत्रफल का आपको ज्ञात करवाना है। एग्जैक्ट नहीं, बस ऊपरी ज्ञान कराना है, जिसको हम आकलित कहते हैं। ठीक है, आकलन करवाना है कि हाँ हाँ ये हो सकता है। तो क्या करवाएंगे? कहीं ना कहीं बच्चों से आप कुछ करके सीखने के लिए कुछ प्रेरित करेंगे या नहीं करेंगे? तो यार एक सिंपल सी बात बताओ, खेल का यहाँ पर जिक्र हुआ है, मैदान का जिक्र हुआ है, तो बच्चे किस स्तर के होंगे? तो बच्चे किस स्तर के होंगे आप थोड़ा सा अंदाजा लगा सकते हो ना। तो वो कहीं ना कहीं क्रियाविद से करेंगे, यानी जो आसपास जो चीजें होंगी उनसे सीखेंगे, क्रियाविद से, अपने हाथ से करके सीखने की वहां पर उनके अंदर प्रवृत्ति जगाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। यही तो क्वेश्चन, कठिन क्वेश्चन का लेवल में ला रखा हूं यहाँ पे। किसी वृत्त की परिधि व व्यास के बीच में संबंध। अब ये क्वेश्चन मैंने पहले लिया था, पहली वाली वीडियो में, ये पार्ट 4 चल रहा है। अब बच्चे यहाँ पर ये कहेंगे कि सर आपने संश्लेषण विधि नहीं बताया था। अब देखो, छोटे बच्चे होते हैं, एक वृत्त है और वृत्त के बीच से अगर हम गुजार देते हैं, वो कहीं ना कहीं व्यास की बात करता है, कहीं ना कहीं ये त्रिज्या की बात करता है, और वृत्त में ये जो है आपका पार्ट जीवा होता है। वृत्त की अगर सर्किल की बात करें तो सर्किल में एक केंद्र होता है जिसको हम ओ मान लेते हैं, और वृत्त में अगर हम बात करें परिधि की, तो परिधि वो होती है जो वृत्त के चारों तरफ अगर हम वृत्त पर चले तो वो हमारी परिधि होती है। ठीक है, सिंपली अगर हम जाने कि वृत्त के व्यास और परिधि में संबंध अगर आपको स्थापित करना है तो कौन सी विधि सहायक होती है? तो संश्लेषण विधि होती है छोटे छोटे पार्टों में, लेकिन ये संश्लेषण विधि आपका नहीं होगा। जब भी हम वृत्त की बात करेंगे तो गाइस बस इतना याद रखना है
कि जब भी आप वृत्त की बात करेंगे तो क्या प्रयोगात्मक विधि होगी। इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और टेट हमारा जो आंसर मानता है वो क्या मानता है, प्रयोगात्मक विधि मानता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, रिलेट किससे करेगा, अब देखो प्रयोगात्मक विधि किससे रिलेट करता है, आगमन विधि के ऊपर आधारित है। ठीक है, तो वृत्त और व्यास की परिधि, और ये कौन से वृत्त व्यास की परिधि की बात कर रहा है, ये बड़ी कक्षाओं के लेवल के ऊपर की बात होती है। जब भी वृत्त और व्यास के परिधि के बारे में बात करी जाती है तो प्रयोगात्मक विधि की चर्चा होती है। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है गाइस। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, किस पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। गणित विषय की पाठ्यपुस्तकें सारी आपको, मतलब कोई भी मार्केट में है वो एक ही विधि पर आधारित होती है, और वो किस आधार पर होती है ये आपको बताना है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है गाइस, बताना है। देखो जितनी भी मैथमेटिक्स की बुक्स आती हैं मार्केट में वो किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती हैं। क्या छोटे छोटे भागों को बांटकर लिखी जाती हैं, या बड़े बड़े चीज़ों को वैज्ञानिक आधार पर लिखी जाती हैं, या आगमन विधि यानी एग्जाम्पल टू रूल की तरफ जाया जाता है, या प्रदर्शन विधि यानी कुछ करके सीखने की बात करी जाती है। तो सिंपली अगर हम देखेंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो आपका संश्लेषण है। जब भी हम गणित की बात करेंगे, ये गणित जो है हमारा तर्क संगत पर आधारित होता है, तर्क रिलेट करता है, आपके दिमाग को यहाँ पर तर्क रूपी ज्ञान प्रदान करता है, और ये छोटे छोटे पार्टों में चीज़ें बटी होती हैं, और छोटे छोटे पार्टों को अलग अलग से अध्ययन किया जाता है, और अलग अलग से अध्ययन करके एक विशिष्ट मोड़ पर पहुंचा जाता है। ठीक है, तो इसलिए याद रखना है, जो मैथ की किताब होती है, चाहे वो अलजेब्रा हो, चाहे वो रेखा गणित की बात करें, चाहे वो एरिथमेटिक की बात करें, ये सारी चीज़ें आपके संश्लेषण विधि की बात करती हैं। छोटे छोटे पार्टों में बच्चों को ज्ञान कराया जाता है कि ये जोड़ है, ये घटाना है, ये भाग है, और फिर उसी आधार पर एक ऐसी थ्योरी बनाई जाती है, एक ऐसा सर्किल बनाया जाता है कि एकदम से एग्जैक्ट ज्ञान हो जाता है उसको लास्ट तक, जैसे जैसे वो कक्षाओं में आगे बढ़ता है। इकाई उपागम जो है किस शिक्षा विधि ने दिया है। बहुत बढ़िया गाइस, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपके सामने है। हाँ जी, इकाई उपागम किस शिक्षा विधि ने दिया है। तो इकाई जो उपागम है गाइस वो दिया है मॉरिसन ने, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, मॉरिसन एक कहाँ के वैज्ञानिक है, एक यूनानी वैज्ञानिक है, और इन्होंने इकाई उपागम दिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, इस पर कोई भी यहाँ पर ज्यादा चर्चा करने वाली बात ही नहीं है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है गाइस। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नेत्रहीन विद्यार्थियों के लिए ब्रेल लिपि का प्रतिपादन किसने किया है। तो देखिए रॉबर्ट ब्रेल है, और एक जगह दिया है फ्रेड ब्रेल, और एक जगह दिया है लुइस ब्रेल, और एक जगह दिया है, या फिर तीनों सही। तो नेत्रहीन के लिए याद रखिएगा जो आपका ब्रेल पद्धति है, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है ब्रेल पद्धति किसके लिए है, तो आंसर होगा नेत्रहीन। दूसरा क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि ब्रेल पद्धति दिया किसने है, तो लुइस ब्रेल या लुई ब्रेल ने दिया है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ, लुई ब्रेल ने। क्वेश्चन नंबर 11। हाँ जी, बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया, बेहतरीन। ये तो आंसर सभी का गया होगा सही। 10 का सी, 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 बहुत बढ़िया गाइस। हाँ जी, जैकब एल मैरिनो, बहुत नाम सुना होगा मैथमेटिक्स का। जैकब एल मैरिनो का संबंध किस विधि से है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छी तरीके से हम आपको बता देते हैं। देखिएगा जब भी हम बात करते हैं जैकब एल मैरिनो का, तो ये समाज मित्र से रिलेट करते हैं। क्या समाज मित्र से हो जाएगा। अभी आंसर अगर गलत हुआ है तो इसको आप गलत नहीं होना चाहिए। अब देखो आंसर आपका सी हो जाएगा 11 का, लेकिन प्रश्नोत्तर विद के कौन है, प्रश्नोत्तर विद के हैं सुकरात। ठीक है, सुकरात हैं। अब राइट आंसर बात आती है तो ऑप्शन नंबर 11 का सी हो जाएगा। इसके अतिरिक्त आपको क्या याद रखना है, किंडरगार्टन अगर आ जाए तो फ्रॉवेल हो जाएगा, एक क्वेश्चन। मॉन्टेसरी पद्धति की बात आ जाए तो मारिया मॉन्टेसरी, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा खेल विधि की अगर बात आ जाए, खेल विधि की, तो हेनरी कुक हो जाएंगे, हेनरी कुक हो जाएंगे। अगर हेनरी कुक नहीं है तो फ्रॉवेल आंसर हो जाएगा। डाल्टन विधि की बात अगर आ जाए, डाल्टन विधि के प्रतिपादक कौन है, लुइस पार्कहर्स्ट है। ठीक है, क्या है, पार्कहर्स्ट हो जाएगा, हेलन पार्कहर्स्ट हो जाएंगे। और ऐसे ही खोज विधि या ह्यूरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन है, नील आर्मस्ट्रांग हो जाएंगे। क्या, आर्मस्ट्रांग, आर्मस्ट्रांग केवल याद रखना है। खोज विधि को ह्यूरिस्टिक विधि या अन्वेषण विधि भी कहते हैं। प्रश्नोत्तर विधि के आप सभी जानते हो, जिसकी मैंने बात करी है, सुकरात हो जाएंगे। ठीक है,
तो ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चल रहे हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट पर चल रहा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाजमिति। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? ये थोड़े से दिमाग को चेक करेगा। बहुत बढ़िया, हाँ जी। किसी बच्चे ने पूछा है किलपैट्रिक किसके हैं, तो किलपैट्रिक किसके हैं जल्दी से कमेंट करिएगा। किलपैट्रिक किसके हैं? हमने आपको खूब अच्छे तरीके से बताया। समस्या समाधान, अच्छा दिमाग में ये लगाना है, थोड़ा सा दिमाग चलाना है। बच्चे कह रहे हैं सर 12 का बी होगा। 12 का बी कैसे हो जाएगा मेरे भाई? कुछ बच्चे कह रहे हैं 12 का सी होगा। बहुत बढ़िया। समस्या समाधान विधि का सोपान क्या है? समस्या समाधान विधि का निर्धारण इंपॉर्टेंट इतना नहीं है मेरे भाई, समस्या का प्रकृति का निर्धारण लिखा है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट ये है कि अगर समस्या का निष्कर्ष ही नहीं निकलेगा तो वो किस तरीके की समस्या है। तो जो विधि का सोपान अगर पूछता है, देखो है तो इंपॉर्टेंट सारा, सूचना का अगर संग्रहण नहीं करोगे तो फिर भैया समस्या निपटेगी कैसे? अगर निर्धारण नहीं करोगे तो भैया निपटेगी कैसे? निष्कर्ष नहीं निकलेगा तो किस बात की समस्या है? आंकड़ों को संगठित नहीं करोगे तो भैया किस प्रकार की समस्या है? लेकिन विधि का सोपान क्या है? जब सोपान पूछे तो निष्कर्ष निकालना ही समस्या समाधान विधि का सोपान है। अगर निष्कर्ष ही नहीं है तो फिर किस बात की समस्या मेरे भाई? तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। बहुत बढ़िया गाइस, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है बताना है। हाँ, बच्चे ने कहा है किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक है। बहुत बढ़िया, सुन लिया आपने। सागर, संजू, कुंती, सुदेश, शालिनी, चंदन, प्रतिमा, कामता, रीना। बहुत बढ़िया गाइस। एच वाडू, संदीप, दीपशिका, पूनम सक्सेना, सूफी अंसारी। गणित में दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग क्यों किया जाता है? बालकों को लुभाने के लिए, बालकों को विषय से परे ले जाने के लिए, बालकों को रुचि को जागृत करने के लिए। ये भी गलत, ये भी गलत। बालकों के मनोरंजन के लिए, बिल्कुल गलत। रुचि अगर नहीं है तो सीखेगा कैसे गणित? और गणित एक ऐसा विषय है जिसमें रुचि को जागृत करना चाहिए। दृश्य श्रव्य सामग्री का मतलब होता है दिखाई देना। जैसे हम कंप्यूटर की बात करते हैं। श्रव्य सामग्री का मतलब होता है जैसे वो दृश्य सामग्री का मतलब वो होता है जैसे अगर हम बात करें ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड, और श्रव्य सामग्री की बात करें तो हमारा कंप्यूटर हो जाएगा, ठीक है, जो हमें सुनाई देता है। तो अगर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। रुचि बहुत इंपॉर्टेंट है। गणित विषय की विशेषता क्या है? गणित विषय की विशेषता क्या है? तर्कपूर्णता, परिणामों की निश्चितता, शुद्धता, सभी। गणित विषय की विशेषता क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो राइट आंसर चला जाएगा हमारा, देखो, तर्कपूर्ण होना चाहिए। अच्छा, परिणामों की क्या निश्चितता होती है? तो यार सिंपल सी बात है, बिल्कुल होती है, क्योंकि अगर आपका राइट आंसर निकला है 32 तो उसका भी राइट आंसर 32 होगा। अगर शुद्धता की बात करें तो 32.1 नहीं होगा। अगर पूरा कट रहा है तो वो 32 होगा। तो राइट आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। वेरी नाइस गाइस, वेरी नाइस। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। चिंता, बोध, तर्क शक्ति, विश्लेषण की क्षमता बढ़ाने वाला विषय कौन सा? ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आपको समय मिलता है 10 सेकेंड। चिंता, बोध, तर्क शक्ति। अगर चिंता नहीं समझ रहे हो तो बोध नहीं समझ रहे हो तो तर्क शक्ति तो समझ रहे हो। और तर्क शक्ति वाला एक ही सब्जेक्ट आपका है, वो है आपका मैथमेटिक्स। क्या है? मैथमेटिक्स है। और वो हमारा कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। कोई दिक्कत ही नहीं, यहां पर हमें कोई डिस्क्राइब करने का कोई मेथड ही नहीं बनता, ठीक है। आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्योंकि अच्छी तरीके से क्वेश्चंस लगाना, बड़ा अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को लगाना मेरे भाई, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। सभी बच्चे एक बार चैनल पर पहली बार आए हैं, प्रेस करें लाइक को, और साथ ही में यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आधा भी लाइक नहीं आया है गाइस, आधा भी लाइक नहीं आया है। हाँ जी।
गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य इसलिए होते हैं क्योंकि ये तर्क विषय पर आधारित होते हैं। अब ये बी ऑप्शन हो जाएगा। बच्चे डी ऑप्शन भी दिए हैं कुछ, इनको बताना चाहेंगे कि अगर डी ऑप्शन को गलत करना है तो सबसे पहला वाला समझ लीजिएगा, ये सबके विचारों का आदर करते हैं, जरूरी नहीं है ये परिस्थितियों के अनुकूल होते हैं, जरूरी नहीं है मेरे भाई। यहाँ पर विचारों का आदर करने की कोई बात नहीं, कोई रिस्पेक्ट और अनरिस्पेक्ट की बात नहीं आ रही है, ठीक है। तो राइट आंसर जाएगा तर्क विधि पर आधारित होते हैं, क्योंकि तर्क संगत पर ही मैथमेटिक्स होती है और उसका निष्कर्ष भी निकलेगा किस पर, तर्क आधारित निकलेगा। तो आंसर बी के साथ जाएगा। विचार के आदर करने की बात नहीं आ रही, किसी के आदर करने की बात नहीं आ रही, किसी के सम्मान करने की बात नहीं आ रही है। तो जब ए ऑप्शन गलत हो गया तो डी तो अपने आप गलत हो गया, क्योंकि उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकते। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किया है। हाँ जी, शिक्षण उद्देश्यों का क्रमिक वर्गीकरण किसने किया था? जब भी हम बात करते हैं शिक्षा के उद्देश्यों को ब्लूम द्वारा वर्गीकरण करा गया, और ब्लूम ने एक सिद्धांत दिया जिसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं, यानी टैक्सोनॉमी वर्गीकरण। अगर आप पढ़ेंगे अच्छी तरीके से कि कितने इन्होंने दिए हैं, तो 3 चीजें दी थी। अच्छा मुझे बताओ कि वर्गीकरण अनुसार ब्लूम ने कितनी चीजें दी थी? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक, 3 पक्ष दिए थे। और ज्ञानात्मक पक्ष को इन्होंने कितने भागों में बांटा था? 6 भागों में बांटा था, ठीक है। ज्ञान से लेकर आपके मूल्यांकन तक बांटे थे 6 भागों में। तो ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर ब्लूम ने दिए थे, ठीक है। तो आंसर क्या चला जाएगा? ब्लूम टैक्सोनॉमी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य, ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दिमाग को टेस्ट करेगा ये क्वेश्चन। ऑप्शंस ए क्या है? गणितीय प्रत्ययों का सही अनुप्रयोग, गणितीय चिन्ह ठीक ठीक पहचानना, गणित के विकास की जानकारी में रुचि होना, गणितीय सिद्धांत की सही समझ। उद्देश्य के अंतर्गत कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शंस जो बच्चे दे रहे हैं सी ऑप्शंस। तो यार सिंपल सी बात है कि सी ऑप्शंस कैसे हो जाएगा? अगर सी ऑप्शंस देखेंगे कि गणितीय सिद्धांतों की सही समझ। अब देखो गणितीय सिद्धांतों की सही समझ क्यों है यहाँ पर राइट आंसर, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जानकारी में रुचि होना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब इंपॉर्टेंट है जब आप गणित विषय को पढ़ रहे होते हैं, तो आप रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ज्ञान संबंधी प्राप्य उद्देश्य, जब विद्यालय आप जाते हो तो आपका एम क्या है? आपका एम क्या है? तो एम के लिए आपको सबसे बेस्ट आंसर चुनना होता है। तो आपका ये एम होता है कि आपने मेथड यानी मैथमेटिक्स के मेथड को, यानी उसके प्रिंसिपल और उसके सिद्धांत का कितना यहां पर कैपेसिटी, कितनी क्षमता से अपने माइंड में सेट करा है। तो बस इतना मुझे बताओ कि आप विद्यालय गणित को पढ़ने के लिए गए थे, तो आपका उद्देश्य ये था कि गणितीय सिद्धांत का आपको सही समझ है या नहीं है। 4+4 8 होते हैं या 4+4 जो है 6 होते हैं। तो अगर ये रूल्स आपको नहीं पता है तो फिर किस तरीके का आपका एम पूरा हुआ यानी पूरा नहीं हुआ? तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ब्लूम टैक्सोनॉमी का अंग नहीं है। टैक्सोनॉमी का सिद्धांत दिया था, वर्गीकरण का सिद्धांत दिया था ब्लूम ने, 3 भागों में बांटा था, ज्ञानात्मक, ज्ञानात्मक जो है और भावात्मक, क्रियात्मक। संज्ञानात्मक क्षेत्र को अगर इन्होंने बांटा था तो दोस्तों आप सभी जानते हो 6 भागों में बांटा था। और अगर हम बात करें ज्ञान होता है क्या? बिल्कुल होता है। प्रयोग होता है क्या? बिल्कुल होता है। बुद्धि होता है क्या? होता है क्या? बताओ जल्दी से। समझ होता है क्या? समझ तो होता है, लेकिन बुद्धि की बात कहाँ से आ गई गाइस? बुद्धि तो ब्लूम ने कहीं भी अपना प्रयोग ही नहीं किया है। तो याद रखना है बुद्धि यहाँ पर कोई भी क्वेश्चंस का ऑप्शन नहीं होगा। तो 12 19 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, क्योंकि हमसे पूछा था नहीं है, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। उन्नीस का डी क्यों दे रहे हो भाई? क्या मैंने ब्लूम्स का सिद्धांत नहीं पढ़ाया है? मैंने ब्लूम्स का सिद्धांत नहीं पढ़ाया था। किसने दिया था 19 का डी? प्रीति पांडे। क्या भाई ब्लूम्स का सिद्धांत नहीं पढ़ाया आपने? पियाजे के सिद्धांत से लेकर हर सिद्धांत आपको मैंने पढ़ाया है, बारीकी से पढ़ाया है। और अगर नहीं पढ़ाया है तो आप प्लेलिस्ट में एक बार जाइए, विजिट करिए, उन सिद्धांतों को देखिएगा कि कैसे हमने सिद्धांत को पढ़ाया है। मनोविज्ञान का पार्ट मैथमेटिक्स में भी आता है। हाँ देखिए, सूफी अंसारी ने लिखा है ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन। ये चीजें हैं, लेकिन बुद्धि नहीं है आपका, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बच्चा कह रहा है कि बीज गणित यथार्थ में है।
अंकगणित, रेखागणित, सामान्यीकृत अंकगणित या फिर उपरोक्त सभी। ये भी क्वेश्चन आपका गलत जाएगा। क्यों जाएगा, इसका एक रीजन जाएगा। हाँ जी, बहुत बढ़िया। देखिए, टेलीग्राम से अभी तक बच्चे नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से बच्चे जुड़ जाएं गुरुजी वर्ड को सर्च करके, ठीक है। आंसर आपका नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है कि हमारे 20 में से आंसर कितने सही हुए हैं। तो इसका देखिएगा, बीजगणित यथार्थ में है, तो बीजगणित यथार्थ में किस में जाएगा, कमेंट करिएगा फटाफट। हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर सी में चला जाएगा, सामान्यकृत अंकगणित में, ठीक है, सामान्यकृत अंकगणित में चला जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछता कि अंक, देखो बीजगणित यथार्थ में है, रेखागणित से संबंध नहीं है, रेखागणित से संबंध नहीं है, क्योंकि रेखागणित से संबंध अगर नहीं होगा तो वो उपरोक्त सभी भी नहीं होगा। रेखागणित की अगर बात आती है तो रेखागणित किस पर आधारित है, ये आगमन विधि पर आधारित है। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा है कि रेखागणित आगमन पर है आधारित या निगमन पर है आधारित। ये आपका निगमन विधि पर आधारित है, ये भी दिमाग में रखना है। तो जब निगमन विधि पर ये आधारित है और ये अलग विधि पर आधारित है, तो ये इसके साथ तो नहीं जाएगा, तो इसके साथ आपका ये भी नहीं होगा, तो इसके साथ चला जाएगा, सी के साथ चला जाएगा, ऑप्शन सामान्यकृत दोस्तों अंकगणित में है। ऐसे ही हमारे और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें